हैं तो 3 से हमारे। हाँ, डॉक्टर सिंह कहाँ से? मिलिट्री हॉस्पिटल रेड शेर को रेड आंकड़े आंकड़े पेज दे देना। क्लिपबोर्ड नहीं है जिनसे स्टार्टेड टू सेंस अब दैट इट मुख से देना और तो मुख से शेप शेप तबन खैर। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है? जी सर, ज्वाइन किया हुआ है। आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। शाहिद हुसैन, अभी हम वो कर रहे हैं, ठीक है जी? ठीक है सर, ठीक है। हम शेयर कर रहे हैं, शेयर क्वेश्चन आप लोगों को शेयर नजर आ रहा है जी? फुल स्क्रीन कर दें तो बेहतर है, फुल स्क्रीन कर दें। फुल स्क्रीन तो ये वो उसमें खोल दो ना, ये अभी है, अभी ठीक है सर ये नीचे जो फुल स्क्रीन का ऑप्शन है उसमें वो यूज करें तो बेहतर है, वो फुल खुल जाएगी। अच्छा नहीं ये अच्छा, ये वर्ड फाइल है, ठीक है, ठीक है। ये वर्ड है, वर्ड फॉर्मेट में ऐसे ही होगा, पीपीटी में ऐसे ही होता है। ठीक ठीक, थैंक। आपको नजर आ रहा है? जी जी, नजर आ रही है। बस ये सॉल्व करें जी। ठीक है।
welcome you all for this virtual as well as physical session. हमारी कोशिश ये है कि हम ये जो 2 महीने ऑलमोस्ट रहते हैं एग्जाम में, इससे पहले पढ़ाई तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने की होती है और बहुत ज़्यादा भी की होती है। हमारी ये कोशिश है कि हम लाइन करें और एग्जाम ओरिएंटेड और एज वेल एज ऐसा पढ़ें कि जो आपको एग्जाम के बाद भी आपकी इसमें काम आए। एग्जाम तो इंशाल्लाह सबका पास होगा, आज नहीं तो कल जरूर पास होगा, कोई किसी को एग्जाम पास करने से रोक नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा है कि
जो कुछ भी हो, चाहे खराब हो चाहे कुछ भी हो, हमें इसमें से ही पास होके निकलना पड़ेगा। तो उस हवाले से यही है कि ऐसी पढ़ाई करें, ऐसी चीजें सीखें कि जो आपको एग्जाम के पास थ्योरी में, वाइवा में, और उसके बाद प्रैक्टिकली भी जब आप जाएं तो उसमें आपको हेल्प करे। देखें, अब अनफॉर्चुनेटली एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू एक पेपर है और एक पेपर एससीक्यू है। मेरी हमेशा, बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं हमेशा एससीक्यू का ही फैन भी हूँ, एससीक्यू का ही वो हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे गुज़श्ता 5-6 सालों में एससीक्यू ऐसे सेट हो रहे थे जिसमें मॉल ऑफ आईडी आती थी, और जानबूझ के इस किस्म के वो करते थे कि जिससे एससीक्यू सॉल्व। अदरवाइज एससीक्यू एक ऐसी चीज है, इनका जो पैटर्न है ये बहुत ही लोगों ने, तो ये इस पे ना, ये बहुत ही एक रिसर्च ओरिएंटेड चीज है। फॉर एग्जांपल एससीक्यू में आपका C1 लेवल नॉलेज, C2 लेवल नॉलेज और C3 लेवल नॉलेज, जो कॉम्पिटेंसी 1 से लेकर 3 तक, ये सारे चेक होते हैं। और इसी बेस पे आप यही, अगर फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, ये जो भी हमने क्वेश्चन दिया था, इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे और अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एससीक्यू पिक करना और फिर उसको लिखना, और यही चीज आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे काम आती है, इस पे हम बात करेंगे। तो हमारी जो आज की डिस्कशन है एससीक्यू पे, ये वो यही है कि सबसे पहले एक टॉपिक जो है, फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं तो, और वही टॉपिक अगर वो एससीक्यू की फॉर्म में आता है, तो अगर एक टॉपिक का आपको जनरल नॉलेज के बारे में पता ना हो, तो आप वो उस टॉपिक के बारे में एससीक्यू जो है वो पिक नहीं कर सकते। जब आप वो पिक नहीं कर सकते, जो उसके जो अगले 4 क्वेश्चन हैं या 3 क्वेश्चन हैं, वो सारे जाया चले जाते हैं। तो हर एक टॉपिक का आपको उसकी जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज की क्या मतलब, जनरल नॉलेज का मतलब है कि उस डिजीज के टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उस डिजीज के टिपिकल साइन सिम्टम्स क्या है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, 35 years old female, history of dysphagia to both solids and liquids. Symptoms started at the age of 30 years and are progressive in nature and now occurs almost daily. She is also complaining of retrosternal chest pain and regurgitation, and there is 4.5 kg weight loss. अब इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि सबने सही लिखा होगा कि ये अगर both solids and liquids को है और ओवर द पीरियड ऑफ कुछ सालों से है, ज्यादा टाइम हो गया है, और प्रोग्रेसिव इन नेचर है, और रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन और रिगर्जिटेशन के साथ वेट लॉस भी है, तो ये एकिलेजिया ही है। अब ये आपने एकिलेजिया कैसे पिक किया? ये एकिलेजिया आपने उस क्लिनिकल टिपिकल फीचर्स पे पिक किया जो कि इस डिजीज की टिपिकल फीचर्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप पढ़ते हैं एकिलेजिया, तो आप अब एकिलेजिया के ना चैप्टर के साथ अपनी एक नोट्स पेस्ट कर दें, उसमें लिखें ये 4 क्लिनिकल फीचर्स, टिपिकल फीचर्स हैं, वो ये हैं कि डिस्फेजिया टू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, रिगर्जिटेशन, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन और वेट लॉस, ये टिपिकल फीचर्स हैं। अब ये फीचर्स आपने याद रखने हैं, रटने हैं। ये अगर आपको स्टेम में आ जाते हैं तो आप स्टेम आसानी से पिक कर लेते हैं। ये इस डिजीज का जनरल नॉलेज है। अगर ये आपको नहीं आता तो आप कंफ्यूज होंगे और आप पेपर में भी कंफ्यूज होंगे, और फिर आपके जहन में 3-4 डीडीज आएंगी, और उन 3-4 डीडीज के चक्करों में आप मेन टारगेट से हट जाएंगे और आप स्कोर लॉस कर जाते हैं। अब हर एक डिजीज की कुछ एटिपिकल फीचर्स भी होते हैं, वो एटिपिकल फीचर्स भी आपने बुक से निकाल के अपने साथ लिख लेनी है और आपने वो भी याद करनी होगी। फॉर एग्जांपल इसके एडिशनल फीचर्स क्या हैं? हिस्ट्री होगी मोर देन 2 इयर्स की, हेलिटोसिस होगी, नॉक्टर्नल कफ होगा, स्ट्राइडर होगा, एस्पायरेशन नमूनिया होगा, वेट लॉस होगा, लेकिन हमेशा 7 kg से कम वेट लॉस होगा। अब जरूरी नहीं है हर एक पेशेंट्स में सारी चीजें एक साथ हों,
या वो टिपिकल फीचर्स के साथ है वो एटिपिकल फीचर्स के साथ आ सकता है। खासकर हमारी जो एससीक्यूज हैं उसमें ज्यादातर एटिपिकल फीचर्स भी होते हैं। तो किसी भी डिजीज को पढ़ने से पहले उसके क्लिनिकल फीचर्स सबसे पहले आपको आने चाहिए। जब तक आपको क्लिनिकल फीचर्स नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम लेट्स से एग्जाम से हट के हम एक पेशेंट देखते हैं, क्लिनिक में देखते हैं। आप क्लिनिक में देखते हैं तो उसकी हिस्ट्री शुरू करते हैं। जब वो आपको हिस्ट्री बता रहा होता है या बता रही होती है तो आप उसके टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स निकाल के अपनी एक डीडी बनाते हैं। फिर आप उनको मजीद रिफाइन करके फिर आप एक मजीद डीडीज को नैरो डाउन करके एक पे जाते हैं। तो वो तभी मुमकिन होता है जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आपके कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आपने उस तरीके से पढ़ा होगा। उस तरीके से कैसे पढ़ना है वो यही है। अभी से आप अपनी पढ़ाई का वो ठीक कर ले और इसको अभी से ही करें, क्योंकि यही मैंने आपको फिर कहा, असल इम्तिहान तो आपका एग्जाम पास होने के बाद होगा, जब आप सिस्टम में एज अ स्पेशलिस्ट इंटर हो जाएंगे और आप फिर वहां पे स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो उस स्ट्रगल करने के लिए आपको जब तक आपके अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपकी अपनी प्रैक्टिस जो जॉब होगी उसमें आप प्रोफेशनली सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर किताबें उठानी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि अभी से अपने आप को ट्यून अप करें ताकि पेपर भी पास हो सके, वाइवा भी आपका क्लियर हो सके और आपकी प्रैक्टिस भी इसी पे बेस्ड हो। तो अब एक्लेजिया पे दोबारा आते हैं। तो एक्लेजिया की ये क्लासिकल फीचर्स है। इससे आगे पीछे एक्लेजिया है ही नहीं और इससे आगे पीछे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब एक्लेजिया की प्रिवेलेंस कितनी है, एक्लेजिया की और मतलब जो एपिडेमियोलॉजी है, ये हमें कोई सरोकार इससे नहीं है, ना ये हमें याद रहेंगी। जो याद रहने वाली चीजें हैं वो आप अपने पास लिख ले और बार बार पढ़ा करें। पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है हर एक डिजीज की, आपको उसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी पता हो, ज्यादा नहीं। पैथोफिजियोलॉजी अब इसमें क्या है कि लॉस ऑफ एसोफेजियल पेरिस्टाल्सिस होती है और इनएबिलिटी ऑफ इलियस रिलैक्सेशन। ये क्यों होता है? ये इडियोपैथिक डिजनरेशन ऑफ मेंटल प्लेक्सस न्यूरॉन्स इन डिस्टल एसोफेगस। इसकी वजह से जो एलियस जो हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका प्रेशर बढ़ जाता है और जो नॉर्मल एसोफेगस का फंक्शन है, जब हम swallow कर एसोफेजियल पेरिस्टाल्सिस शुरू होती है, नीचे ऑर्डर पास होता है, एलियस रिलैक्स होता है, फूड बोलस क्रॉस करके स्टमक में चला जाता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि ये डिजेनरेशन हो जाती है, उस वजह से माइग्रेन प्लेक्सस लॉस हो जाता है तो ये रिलैक्स नहीं करता। बस ये आपने इस तरीके से याद करना होता है दो दिनों में। कॉज क्या हो सकता है? ऑटोइम्यून हो सकता है, इन्फेक्शन, एचएसवी या इडियोपैथिक, कोई भी काज हो सकती है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट उसका पता हो। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि माइंटेरिक प्लेक्सस जो है वो सब म्यूकोजा और सिरोजा के दरमियान होता है, तो इसीलिए आप इसकी बायोप्सी नहीं ले सकते। तो आप एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी डायग्नोस्टिक वर्कअप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम बायोप्सी करते हैं तो हम म्यूकोजा से नीचे जा ही नहीं सकते। तो जब एक चीज सब म्यूकोजा और सिरोजा के दरमियान हो, सब म्यूकोजा से भी नीचे हो, तो उसमें हम कैसे बायोप्सी कर सकते हैं? तो ये वही एक एक लाइन के कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे तो कोई आपसे ये पूछेगा, लेट्स से वाई पूछेगा, डॉक्टर साहब आप इसकी बायोप्सी करेंगे, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये एक्लेजिया है, तो आप बायोप्सी करेंगे? तो आप कहेंगे जी नहीं सर मैं तो बायोप्सी नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो म्यूकोजा और सिरोजा के दरमियान उसमें होगा, तो इसको हम मस्कुलस प्रॉपर्टी में ये होता है, तो इसलिए हम बायोप्सी नहीं कर सकते। तो ये वो चीजें हैं, एक एक लाइन के कंसेप्ट होते हैं। ये आपके क्लियर होंगे तो कोई आपको ना ही पेपर में ना ही वाइवा में कोई वो अब लेट्स से इसी पेपर में लेट्स से क्वेश्चन था व्हाट्स द डायग्नोसिस, आपने सिंपल लिख देना एक्लेजिया। उसके बाद वो डिफरेंशियल्स मांगते हैं, तो डिफरेंशियल्स में क्या हो सकते हैं? डिफरेंशियल में अदर मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, अच्छा ऑर्गेनिक क्या क्या हो सकते हैं? पेप्टिक स्ट्रक्चर हो सकता है, स्क्लेरोडर्मा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, और सूडो एक्लेजिया हो सकता है। यही इसकी डिफरेंशियल्स हैं और इसी तरीके से आपने लिखना होता है। अगर आप डिफरेंशियल इस तरह लिखेंगे कि डेस लिख दिया, उसके बाद नटक्रेकर लिख दिया, उसके बाद फिर आप
मोटिल पेप्टिक स्क्लेरोडर्मा, तो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके ब्रॉड उसमें लिख दें, जैसे मोटिल डिसऑर्डर लिख दिया, इसकी साथ ब्रैकेट में आप डेस नटक्रेकर वो लिख दें, ताकि जो उनके पास की में जो आंसर्स होते हैं उसमें आप स्कोर कर सकें, और ये एक मैच्योर तरीके से आपका रिप्लाई होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स द मैनेजमेंट, या वो लिखेंगे कि व्हाट वर्कअप विल यू डू फॉर डायग्नोसिस, या व्हाट नेक्स्ट स्टेप्स विल यू टेक फॉर डायग्नोसिस। अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। हम लोग जब वो करते हैं, हम शुरू कर देते हैं कि यार हम कुछ सीबीसी वगैरह कर लेंगे, इससे शुरू करते हैं, लेकिन पेपर में इस तरह नहीं होता। पेपर में आपने जो मोस्ट स्पेसिफिक है वहां से शुरू करें। इसमें एचआरएम मोस्ट स्पेसिफिक है, मुझे एचआरएम टॉप पे लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन चले मैंने बेरियम स्वालो पहले लिखा, क्योंकि 2/3 ऑफ द टाइम ये डायग्नोस्टिक होता है। बेरियम स्वालो के आगे मैं उसकी फाइंडिंग्स लिख दूंगा कि फाइंडिंग्स क्या क्या है। अगर मैं सिर्फ बेरियम स्वालो भी लिखूंगा तब भी मुझे नंबर मिलेंगे, तो मेरे अपने लिए भी अच्छा है, लिखने के साथ साथ मेरे कंसेप्ट और साथ साथ एक अच्छा इंप्रेशन भी जाता है कि यार मुझे ये पता है कि मैं बेरियम स्वालो क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि देखें कि आपका डिजीज के मुतालिक जनरल नॉलेज अच्छा होता है, जिसका हमने बात की कि क्लिनिकल फीचर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कि आप जब तक वो आपको नहीं आएगा तो आप पिक नहीं कर सकेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके पीछे जाता हूँ कि लेट से अगर आप पेपर में बैठ गए, आप एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, आप रिलैक्स होकर उस स्टेम को पढ़े, उसको 1 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें, दोबारा आए उस पर और उसके क्लिनिकल फीचर्स से उसकी डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करें। उसके नीचे क्वेश्चंस पे ना जाएं, अभी क्वेश्चंस ना पढ़ें। जब आप उसकी क्लिनिकल फीचर्स को किसी एक चीज में डाल देते हैं कि हाँ ये मेरी मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकती है, तो उसकी आप डिफरेंशियल्स भी लिख लें अपने साथ जहन में डाल दें, उसके बाद फिर आप आगे जाए। अब नेक्स्ट स्टेप जब होता है, इसको हम कोर नॉलेज कहते हैं। कोर नॉलेज का क्या मतलब, एक डिजीज के बारे में कोर नॉलेज किसको कहते हैं? कोर नॉलेज उसको कहते हैं, लेट से आपने डायग्नोस तो कर लिया कि ये टिपिकल फीचर्स थे, ये डिस्पेजिया टू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन था, वेट लॉस था और रिगर्जिटेशन थी, ये तो एक्लेजिया है। अब एक्लेजिया में नेक्स्ट स्टेप जो होता है, आपने कर लिया, अब आपने कुछ डिफरेंशियल बनाए थे और अब आप उसकी मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, और वो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे जिससे आप अपनी डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। तो ये बेसिकली एक डिजीज के मुतालिक आपका कोर नॉलेज होता है कि आपका कोर नॉलेज कैसा है। अब अगर आपको ये पता ना हो, आपने पिक तो कर लिया, आपका जनरल नॉलेज तो बड़ा अच्छा था कि ये डिजीज एक्लेजिया है, ये पता होना एक्लेजिया में हमने आगे क्या क्या स्टेप्स करने। अब अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप फिर इसमें बहुत सारी चीजें बोल रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि भाई इसमें मैंने एचआरएन करना है, एंडोस्कोपी करनी है और बेरियम करना है, ठीक है जी, तो और आपको ये पता होगा कि मैंने इसमें क्या क्या देखना है, तो ये एक डिजीज के मुतालिक कोर नॉलेज है। और यही चीज आपको थ्योरी में, वाइवा में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये हेल्प करेगी। जब आप क्लिनिक प्रैक्टिस में बैठे होंगे, आपके पास एक पेशेंट आ जाती है और ये टिपिकल फीचर्स है, आप कहेंगे जी मुझे ये चीज लग रही है, मैं आपकी बेरियम का भी करूंगा, उसके बाद एंडोस्कोपी करूंगा और उसके बेस पे मैं एचआरएम पे जाऊंगा। तो आप क्लियर होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सामने बैठा हुआ पेशेंट भी आपको जज कर रहा होता है, देख रहा होता है कि हाँ जी यार ये डॉक्टर क्लियर है, ये अपने कंसेप्ट में क्लियर है, इसको अपनी उस पे कमांड है, सब्जेक्ट पे कमांड है। तो ये चीज फिर नेक्स्ट उसमें आती है। तो आपने जो अपने पास एक्लेजिया का चैप्टर है, एक्लेजिया का जो क्वेश्चन वो बुक में, उसमें जो आपने एक वो लगा दिया है, साथ कागज पेस्ट कर दिया जिसमें आपने टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स लिख दिए और एटिपिकल क्लिनिकल, उसके नीचे एक और कागज लगा दें कि वर्कअप में मैं क्या करूंगा। तो वर्कअप में पहले आपने बेरियम लिख दिया और बेरियम के आगे आपने उसके वो लिख देने हैं कि टिपिकल फीचर्स क्या है। तो बेरियम में आपको क्या मिलेगा, उसमें वीक पेरिस्टाल्सिस होंगे, उसमें अप होल्ड अप कंट्रास्ट होगा और बर्ड वीक अपीयरेंस होगी, ठीक है। ये 3 फीचर्स आपने याद कर लेने हैं, और इसी तरह आपने फिर वो पेपर में लिखने होंगे।
और बेरियम जो है ये 2/3 ऑफ द टाइम डायग्नोस्टिक है। तो मैं जब अगर एक लेजर सस्पेक्ट करता हूँ, मैं जब बेरियम लिखता हूँ तो मैं ये जहन में रखूंगा कि ये 2/3 ऑफ द टाइम डायग्नोस्टिक है। ऐसा तो नहीं है कि बेरियम नॉर्मल आ गई मैं कहूँगा हाँ यार ये तो नहीं है यार ये तो, लेकिन अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर हो तो मुझे पता हो गया 1/3 ऑफ द टाइम तो ये लिहाजा मैं HRM करूंगा, कंफर्म करूंगा। तो ये वो कंसेप्ट्स हैं, ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं फिर आपको पता नहीं चलता कि मैं क्या चीज पिक वो करूं निकालूं। तो मेन गोल ये है, एक अच्छे कैंडिडेट और एक बुरे कैंडिडेट में फर्क यही होता है। अच्छा कैंडिडेट जो है वो अपने जो उस डिजीज का जो कोर नॉलेज है वो उसको पिक करके अपने पास लिख लेता है। और देखिए ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं होता कि आप अगर जैसे आप एक किताब बंद कर लेते हैं कि शायद तो से पूछे, इसकी नॉलेज हमसे बहुत ज्यादा है, 12 तो गोल्ड मेडल इसके पास है, लेकिन इनको बहुत सारी चीजें याद नहीं होती, रह नहीं सकती। जब आप इसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो चीज काम आती है वो एक डिजीज के मुताबिक उसकी बेसिक्स ही है कि उसमें जनरल नॉलेज आपके पास क्या है, उसमें कोर नॉलेज आपके पास क्या है। अगर आपका कोर नॉलेज सही नहीं होता तो आप कंफ्यूज ही होते हैं, आप प्रैक्टिस में भी कंफ्यूज होते हैं। उसकी वजह से, कंफ्यूजन की वजह से आपका प्रोफेशनल जो जो वो है लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब रहती है। अब उसमें ऐसा है, याद है, तो ये कोर नॉलेज आपने अपना डेवलप करना है। हर एक डिजीज का आपने जो मैनेजमेंट में जो इन्वेस्टिगेशंस है वो आपको 1 2 3 पता होनी चाहिए, उसकी फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी 1/3 ऑफ द टाइम डायग्नोस्टिक होता है। जब आप जाते हैं आप देखते हैं तो उसमें आपको क्या फीचर नजर आ सकते हैं कि भाई उसमें मुझे चूंकि वीक पेरिस्टाल्सिस होते हैं या एब्सेंट पेरिस्टाल्सिस होते हैं, उसमें जब पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी तो सलाइवा, ठीक है जी, वो जो आपने कुछ खाया पिया होता है वो वहां पे रिटेल प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है जी, आपको नजर आएंगे। नॉर्मली जब हम कुछ खाते हैं या हम सलाइवा इंजेस्ट करते हैं तो एसोफेगस जो है वो पेरिस्टाल्सिस करता है, वो प्रोपल्स करता है, आगे भेजता है। लेकिन अगर वहां पे ये फीचर्स होंगे तो ये हमारी एक डायग्नोस्टिक वो होगी। और साथ साथ थोड़ा सा स्लाइड रेजिस्टेंस होगा एलईएस पे, क्योंकि पकड़ जी जंक्शन होता है, जी जंक्शन थोड़ा सा टाइट होता है तो आप थोड़ा सा उसको फोर्सफुल करना पड़ता है। तो ये उसकी डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं। जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो HRM है। HRM की क्या फाइंडिंग्स हो सकती है कि इनकम्प्लीट एलियस रिलैक्सेशन, इंक्रीज रेस्टिंग टोन के रेस्ट एलियस प्रेशर मोर देन 45 होगा, और IRP जो रेजिडुअल प्रेशर है वो 10 से 15 से ज्यादा होगा। अच्छा, ये 3 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट वो हो गई, ठीक है जी, और ये आपकी डिजीज का कोर नॉलेज हो गया। अच्छा, आप एक चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं, ठीक है, कि आप एयर फ्लूइड लेवल करें। हालांकि प्रैक्टिकल हम देखें तो पहले चेस्ट एक्सरे करते हैं, लेकिन पेपर में इस तरह नहीं लिखना। पेपर में शुरू में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे शुरू हो जाए, मतलब इसमें आप HRM पहले लिख लें, लेकिन चूंकि डायग्नोसिस उसकी की में 3 ही होंगे या 4 होंगे, तो 3 आपके ऑलरेडी है तो वो अगर आगे पीछे है तो कोई आपको नंबर नहीं काटेगा। लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें वो आपने लिखनी है। मैंने जो ये 2 एक्स्ट्रा लिखी है क्योंकि बाज दफा जो पेपर बनाने वाले हैं उनका मतलब आईडी होता है, वो उसमें एक ऐसी चीज डाल देते हैं कि नंबर काटने के लिए, तो अब उन्होंने फ्लिप डाल दिया। हालांकि फ्लिप कौन करता है, लेकिन आपने फिर लिखना होता है कि ये फंक्शनल ल्यूमिनल इमेजिंग प्रोब है, इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट एसोफेजियल कंप्लायंस एंड प्रिडिक्टिव प्रोग्नोसिस। तो आपका क्वेश्चन पे वापस आए, व्हाट्स द डायग्नोसिस, व्हाट आर द डिफरेंशियल एंड व्हाट फर्दर टेस्ट विल यू डू टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। तो जब आप ये चीजें लिखेंगे, आपकी टोटल 3-4 लाइनों में आप लिख लेते हैं, आपके नंबर नहीं कट सकते। अगर आपका जनरल नॉलेज क्लियर हो, कॉन्सेप्ट आपके हो, कमांड आपकी हो, आपने डायग्नोसिस पिक कर ली, आपको 2 नंबर में। डिफरेंशियल आपने लिख लिए, डिफरेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह आपसे नहीं हो सकते, आगे पीछे हो जाएंगे कोई इशू नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें कोशिश करें कि मोस्ट क्लोज पहले लिखा करें, क्योंकि बाज एग्जामिनर्स अगर आपके नीचे होते हैं तो फिर आपको मार्क्स नहीं देते। तो उसके बाद वर्कअप में ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या पूछते हैं, हाउ विल यू ट्रीट पूछते हैं, ठीक है जी। और यही आपका प्रैक्टिकल भी होता है, यही आपका क्लिनिक में भी होता है कि लेट्स से आपने ये पेशेंट डायग्नोज कर लिया, अब आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ये जो ट्रीटमेंट का जो पोर्शन है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको अप्लाइड नॉलेज कहते हैं। ठीक है, आपकी डिजीज के मुतालिक जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आपने हिस्ट्री बेस पे पिक कर ली,
उसके बाद आपने डिजीज के मुतालिक कोर नॉलेज है कि आप फर्दर वर्कअप करते हैं कि आप अपनी जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है और कुछ डिफरेंशियल को रूल आउट करने के लिए आप एक सेट नंबर ऑफ टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, आपका कोर नॉलेज हो गया। लेट्स से आपकी डायग्नोसिस हो गई, अब आपने ट्रीट करना है ना, ये आपका अप्लाइड नॉलेज है। अब ट्रीटमेंट भी आपने अपने पास नीचे उसी सेक्शन में एक पेपर पेस्ट करके लिख ले। अब इसकी ट्रीटमेंट बहुत सारी है, ठीक है जी। अब आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। अच्छा, ट्रीटमेंट में अब लेट्स से इसकी ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट भाई मेडिकल ट्रीटमेंट है, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये इस डिजीज के मुतालिक मेरा इसका एक ट्रीटमेंट का नॉलेज है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट मेरे पास मेडिसिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सिल्डेनाफिल है, ठीक है जी, 5 फॉस्फोडिएस्टर इनहिबिटर्स जो है, ठीक है जी। अब इसके बाद मेरे पास एंडोस्कोपिक है, जिसमें मेरे पास पोएम है, एक्लेसिया बैलून डायलेटेशन है और बोटुलिन टॉक्सिन है। तीसरा मेरे पास सर्जरी है, ठीक है जी, हेलर्स मायोटॉमी। अब ये तो मुझे आपने अपने पास लिख लेना है कि यही चीजें, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन पेपर में थोड़ा सा आपको उस टाइम एंड स्पेस में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपने ये देखना होगा कि इसकी एज क्या है और इसके लिए बेस्ट क्या है। तो आपने हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट को ना, उसमें आपने फिर अगर हम इस तरह लिखते थे मेडिकल ट्रीटमेंट, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, सब सारे लिख लेते थे तो हमारे नंबर कटते थे, वहां पे 1 या 2 लाइन में बता। अब ये फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट में, अच्छा ट्रीटमेंट पे जब आप आते हैं इसको अप्लाइड नॉलेज कहते हैं। अप्लाइड नॉलेज आपका इतना, जब जनरल नॉलेज आपका अच्छा हो जाता है, कोर नॉलेज अच्छा, उसका अप्लाइड नॉलेज आप लिखते जाते हैं। जैसे आप मेडिसिन लिखते हैं ना जी, प्रैक्टिस होती है, ये आपकी अप्लाइड नॉलेज, या फिर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे आ जाते हैं। जो आप एक डिजीज को पिक करने के लिए ब्रेन यूज कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर आप कोर नॉलेज जो आपका होता है उसमें आप ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद क्योंकि आप इतनी हुई होती है कि आप अप्लाइड नॉलेज में स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे आप उसके ट्रीटमेंट लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट फेज में ना, अगर हम ट्रीटमेंट में जाते हैं तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, निफेडिपिन, डोज याद करना और परसेंटेज याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने पास लिख लें, ठीक है। ना ही पेपर में वो आपसे पूछेंगे, लेकिन याद कर लें, शायद एमसीक्यू में आ जाए, क्योंकि एमसीक्यू ऐसी चीज है कि एमसीक्यू में आपको फिर बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ना पड़ता है, ठीक है जी। तो इसको मैं अपने पास एक लाइन में लिख लूंगा, नाइट्रेट्स लिख लूंगा, ये उसका परसेंटेज है, सिल्डेनाफिल लिख लूंगा। अच्छा, एंडोस्कोपी में पोएम लिख लूंगा, साथ ब्रैकेट में लिख लूंगा कि अप टू 95% ये सक्सेस रेट है और रिस्क ऑफ परफोरेशन लेस देन 2% है। ये मैं याद रखूंगा ताकि कल को मुझसे वायवे में कोई पूछे या एमसीक्यू में पूछे तो मुझे याद हो। न्यूमेटिक डायलेटेशन है, अप टू 85% इसका वो है सक्सेस रेट है, और ओवर द पीरियड ऑफ 5 years तकरीबन 50% ऑफ द पेशेंट्स रिक्वायर 1 or 2 more sessions। ये उसके जनरल कंसेप्ट है ट्रीटमेंट के हवाले से। बोटुलिन टॉक्सिन है 75% एट 1 month एंड 35 to 40% एट 1 year। और ये हम किन पेशेंट्स में वो करते हैं, ये मुझे पता होना चाहिए कि एल्डरली पेशेंट्स में जो कि सर्जरी के लिए फिट ना हो, जो कि न्यूमेटिक डायलिटेशन के लिए फिट ना हो, और जिनमें प्रोसीजर्स के साथ खुदा ना खास्ता परफोरेशन का खतरा हो, तो उनमें भी डायलिटेशन नहीं करते, तो उनमें हम फिर बोटुलिन टॉक्सिन करते हैं। उसकी मुझे कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए कि चेस्ट पेन, हर्ट बर्न, मल्टीपल सेशन। कहने का ये मतलब है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास उस टॉपिक के सामने लिखेंगे, वही आपने पढ़ने होंगे, तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और आपकी तैयारी, और आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और स्ट्रेस में नहीं आएंगे। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट है, लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल मायोटॉमी है, ओपन सर्जिकल मायोटॉमी है और एसोफेगेक्टोमी है। ये ट्रीटमेंट है। अब इससे ज्यादा ट्रीटमेंट तो एक्लेसिया की कोई नहीं है ना। अब इस पेशेंट में अगर मैं आऊं 35 यंग है, तो इसमें डेफिनेटली मैं जो मोस्ट ठीक है इमर्जिंग है, 97% उसका सक्सेस रेट है, लेस देन 2% उसका
परफोरेशन रेट है, और उसके नीचे फिर मैं ये बहुत सारी और चीजें लिख लूंगा, लेकिन पहला मैं ये लिखूंगा ताकि मुझे उसके मैक्सिमम मिल जाए। और नीचे में क्योंकि बाज़ दफा की में उन्होंने ये भी लिखा होता है, तो कम्प्लीमेंट्री में नीचे लिख दूंगा कि भाई एक्सरसाइज दे सकते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन विद योगा एज वेल एज एक्सरसाइज। ये आपको हम शेयर कर देंगे सारी प्रेजेंटेशन। ये मैंने बनाई भी इसीलिए जानबूझ के, बहुत ही टारगेटेड वो करके, ताकि इससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा, अब एक डिजीज के मुतालिक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि व्हाट्स द प्रोग्नोसिस। ये वो क्वेश्चन है, या कभी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये हमें आना चाहिए। एक डिजीज है, आप उसको डायग्नोज कर लेते हैं, आप उसका वर्कअप कर लेते हैं, आप उसको अब ट्रीट करते हैं या नहीं करते। हर एक बीमारी के मुतालिक आपकी अपनी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए कि अगर मैं इस डिजीज को ट्रीट करूंगा तो क्या होगा, और ट्रीट नहीं करूंगा तो क्या होगा। ये इसका नेचुरल कोर्स, मतलब एक डिजीज के मुतालिक आपको उसका नेचुरल कोर्स कभी पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इस डिजीज को ट्रीट नहीं करूंगा तो क्या होगा, और ट्रीट करूंगा तो क्या होगा। फिर आप देखें चंद ही लाइंस में अपने पास आपने लिख लेना होगा कि सिम्टम्स विल वर्सन अगर मैं ट्रीट नहीं करूंगा। रिकरेंट अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, फूड इन्फेक्शन हो सकता है, एसोफेजियल डायवर्टिकुलम बन सकता है, एसोफेजियल परफोरेशन हो सकती है, माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया हो सकता है, और 2 to 7% रिस्क है कि स्क्वेमस इंटरवल 20 ईयर्स तक टाइम में। और अगर मैं ट्रीट करूंगा तो क्या होगा, वो वही है जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स हमने याद किया था। ठीक है जी, ये वो चीजें हैं कि जब आप इंशाल्लाह पास तो आप होंगे, मैंने आपको कहा है कि आप आज नहीं तो कल जरूर पास होंगे। ठीक है जी, तो जब आप फिर एज अ कंसल्टेंट बैठे होते हैं ना, और आपसे उस तरफ बैठा हुआ पेशेंट, अब ये ज़हन में रखें कि अब आपके पास जो पेशेंट आएगा वो गूगल पेशेंट आएगा। ठीक है जी, वो गूगल पे पढ़ के आया होता है, तो वो आपको असेस कर रहा होता है कि भाई ये डॉक्टर, इसकी अपनी कमांड कितनी है अपने उस पे सब्जेक्ट पे। ठीक है जी, तो अब आपकी कमांड तब होती है जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं, आपने उस डिजीज की मेन चीजें उठाई हो और आपने वही बार बार पढ़ी हो, फालतू चीजें नहीं। हमें फालतू चीजों के पीछे लगाया होता है। अंग्रेज जो होते हैं ना जी, अंग्रेज भी इसी तरह बड़े टारगेटेड होते हैं, उनको अपनी डिजीज की टारगेटेड चीजों का पता होता है, उनको उस डिजीज की ना आगे पीछे की चीजें पता नहीं होती। कंसेप्ट्स की बात है ना, हमें तो इन्होंने लाइन के पीछे लगाया होता है, इन टेस्टों के पीछे बेसिक आती नहीं है, बेसिक का तो बहरहाल ये वो है कि हमें ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स परसेंटेज का पता होना चाहिए, हमें ट्रीटमेंट करने का पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन खुदा ना खासा हो सकती है। हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स हम क्लिनिकल साइन सिम्टम पे करते हैं और बेरियम एंटिंग स्टेटिंग पे करते हैं। अब बेरियम एंटिंग स्टेटिंग क्या है, ठीक है जी, ये वो चीज है कि हम बेरियम देते हैं और फिर हम उसको 5 मिनट्स पे देखते हैं कि सारा बेरियम चला गया या बिल्कुल नहीं गया या आधा गया। ठीक है जी, ये कंसेप्ट। ठीक है जी, उस वजह से मैं कहूंगा कि यार ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। और इसी तरह मुझे ये पता है कि भाई एक लेजर की ट्रीटमेंट के बाद कोई उसकी सर्विलेंस नहीं है, एसीजी कहता है कि सर्विलेंस नहीं है, लेकिन बाद गाइडलाइन कहते हैं कि 10 से 15 साल बाद आप एंडोस्कोपी करें क्योंकि 2 to 7% रिस्क है। ये मेरे कंसेप्ट बस हैं, ठीक है, करें ओके, क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो आपको दोनों को पता होना चाहिए। आपने वायरल भी इसी तरह बहुत ज्यादा सख्त लाइन नहीं लेनी होती और आप बीच में होते हैं। इसी तरह मुझे ये पता होना चाहिए प्रोग्नोसिस का कि अगर मैं एक ट्रीटमेंट देता हूं, वो ट्रीटमेंट फेल होगा तो मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जांपल एक लेजर में मैंने वैल्यूम डायलेटेशन की, फेल हुआ तो क्या करूंगा, मैं दोबारा करूंगा। उसके बाद फेल हुआ तो क्या करूंगा, अदर मॉडलिटी करूंगा, कोयल कर सकता हूँ। उसके बाद फेल हुआ तो क्या करूंगा, इवन एसोफेगेक्टमी तक जा सकता हूँ, सर्जरी करूंगा, सर्जरी में फेल हुआ तो क्या करूंगा, एसोफेगेक्टमी तक जा सकता हूँ। तो ये नेचुरल कोर्स, ट्रीट करूंगा तो क्या होगा, ट्रीट नहीं करूंगा तो क्या होगा, ट्रीट करूंगा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ट्रीट करूंगा तो फेल होगा तो क्या करूंगा, उसके वर्क। ये हर एक डिजीज का बहुत एडवांस लेवल की चीज है। ये भी आपने 4-4, 5-5 लाइनों में लिख लेती है अपने पास। तो एक्लेजिया आपके पूरे फ्रंट पेज पे पूरा एक्लेजिया आपका कवर हो जाता है। मेरा टाइम भी कंप्लीट हो चुका है।
बीच में हम इंशाल्लाह और भी इसके मुतालिक बात करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, 5 मिनट हमारे पास है। जी जी जी। तो सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो है वो एक स्कोर है, वो एक कार्ड स्कोर है कि क्या है, ठीक है जी। अब वही उसमें उन्हें 4 क्लिनिकल फीचर जो टिपिकल फीचर्स हैं, डिस्फेजिया, रिजर्जिटेशन, वेट लॉस, चेस्ट पेन, इन्हीं 4 फीचर्स को अब आप कंसेप्ट यहाँ पे देखें ना, वो स्कोर देखें, स्कोरिंग हमेशा लोगों को याद नहीं रहते, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर होगी आपको। अब मैंने ये स्कोर 2 साल पहले पढ़ा है या साल पहले पढ़ा है, लेकिन मुझे उसको इसलिए याद है कि इन्हीं 4 फीचर्स को उसने स्कोरिंग पे डाला हुआ है, वो यही 4 टिपिकल फीचर्स हैं। अच्छा, स्कोर जो है वो क्या है जी, वो कहता है कि ओकेजनल होंगे तो 1 सिम्टम होगा, 1 स्कोर होगा, अगर डेली है तो 2 स्कोर होगा, और ईच मील के साथ है तो 3 स्कोर होगा। अब आप इसको दे दें जी, अगर डिस्प्ले ओकेजनल है तो 1, डेली है तो 2, वो है तो 3। ये तो मैंने एक क्वेश्चन इसमें डाला, ये जरा मुश्किल क्वेश्चन आ भी सकता है, पूछ सकते हैं आपकी। अच्छा, इसी तरह इसमें रेटिनल चेस्ट पेन डेली है, ओकेजनल है या ईच मील है। इसी तरह कैलकुलेशन डेली है, ओकेजनल, ईच मील। वेट लॉस 5 किलो से कम है, 5 से 10 के दरमियान या 10 है, ठीक है, तो सीवियरिटी शो करती है। तो वो स्कोर आपने लिख लेना कि इस पेशेंट में ये स्कोर बनता था, वो आप कैलकुलेट करेंगे। डेली सिम्टम्स थे इसको, 1 2 3 ये हो गए, मतलब 2 स्कोर हो गया, 2 2 2 6 हो गया, और वेट लॉस कितना था 4.5 था, 1 को 7 स्कोर हो गया। फिर उसी पे आते हैं, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप स्कोर को इस कंसेप्ट पे पढ़ेंगे तो आपको स्कोर याद होगा। और कोई क्वेश्चन नहीं? फ्लिप फंक्शनल ल्यूमिनल इमेजिंग प्रोब है, ये बेसिकली एक खास प्रोब है, वो उस पे ना ये प्रोग्नोसिस शो करता है कि डिजीज सीवियरिटी कितनी है। मैंने एक लाइव देखा है, तो एंडोफ्लिप बेसिकली बैलून टाइप का होता है, जो हमारा एचआरएम है। तो एचआरएम में हम सिर्फ एलियस की स्टैटिक प्रेशर देखते हैं, हम स्वॉल्विंग के साथ नहीं देखते। आजकल एक्लीजिया की जो क्लासिफिकेशन है, इसको चैलेंज किया जा रहा है, जिसको टाइप 4 ऐड किया जा रहा है, जिसको आप गेस्ट वो ईजीजी आउटले ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे होंगे जिसका आईआरपी ठीक होगा, नॉर्मल होगा, और उनको डिस्पेजिया टिपिकल ऑफ एक्लीजिया होगा। बहुत सारे मरीज ऐसे होंगे जिसका आईआरपी हाई होगा और उसको उनको एक्लीजिया नहीं होगा, क्योंकि जो एचआरएम है ये स्टैटिक एलियस प्रेशर मेजर करता है, ये मील के साथ एलियस प्रेशर आपका मेजर ही नहीं कर रहा। कि अगर बुलस की डिस्टेंसिबिलिटी एलियस डिस्टेंसिबिलिटी मेजर नहीं करता, तो इसके लिए इन्होंने एंडोप्लेप इंट्रोड्यूस किया। एंडोप्लेप बिल्कुल इसी तरह एक प्रोब होता है जिसके एंड पे एक बैलून होता है, बैलून बाहर से वाटर के साथ कनेक्ट होता है, एलियस पे जाके बैलून को इन्फ्लेट किया जाता है, और इन्फ्लेट करते हुए उस पर जितना प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को मेजर किया जाता है मिलीमीटर में। जितने फ्लूइड 30 ml 40 ml 60 ml, दिस इज बुलस, ये बुलस डिफाइन करता है। उसको रिस्पांस को देख के मेजर किया जाता है कि आपका जो डिस्टेंसिबिलिटी है उसकी कितनी है, एलियस की डिस्टेंसिबिलिटी, स्टैटिक नहीं। और उस पे आजकल क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पोइम में मेजर उसी टाइम पे पोइम में इसी पे डिसीजन लिया जाता है। जब पोइम करते हैं अच्छे जगहों में, अच्छे सेंटर में, वंस आई सी इन कोरिया लाइव कर रहे थे, तो पोइम उन्होंने फ्लिप किया, फ्लिप के बाद उसने पोइम किया, पोइम के साथ उन्होंने कैथेटर निकाला और एंडोफ्लिप दोबारा किया कि डिस्टेंसिबिलिटी कितने, थोड़ा कम रिस्पांस था, वो दोबारा अंदर गए, कुछ और फाइबर काट, फिर दोबारा एंडोफ्लिप किया, कहते हैं बस ठीक है। तो उनको उसी वक्त डिसीजन ले लेते हैं एंडोफ्लिप पे कि बस रिस्पांस आ गया है कि नहीं है। ठीक है जी, जी एग्जैक्टली, सेकंड वन एग्जैक्टली। तो वो मिलीमीटर आप वो डिसीजन मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। ठीक है जी, वेरी गुड। देखें वही बात है, पोएम लिखने के बाद आपने नेक्स्ट बेस्ट क्या होगा इस यंग के लिए, न्यूमेटिक डायलेटेशन सर्जरी, ठीक है, वो भी लिखें। उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट वो लिखें। देखें यहाँ पे सारी माइंड गेम चल रही है। माइंड गेम कैसे चल रही है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि देखें, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है कि जिसमें ऑडिट नहीं हो सकता।
अगर ऑडिट हो गया तो बहुत सारे लोग जेल चले जाए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक्सक्यूज गलत है, ठीक है जी, उनको फिर चेक करने के लिए नहीं बुलाते, ठीक है जी। तो लिहाजा हमें अब ये करना होगा, हमें